गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। देखो, और कैसे हैं सभी बताएंगे? अच्छे हैं? अच्छे हैं क्या भाई सभी? चलो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना चैप्टर पूरा हो चुका था और पूरे चैप्टर के बाद में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किताब के क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके साथ साथ क्या कर रहे होंगे हम क्या चित्रों के बारे में पढ़ रहे होंगे। किसके बारे में पढ़ रहे होंगे? चित्रों के बारे में। ठीक है, अब देखो देखो अब देखो क्या करेंगे। मैं इस किताब के थ्रू जो भी मतलब हम क्या करेंगे, इस किताब में से जो जो चीजें हो रही होंगी, मतलब जो जो चित्र आ रहे होंगे उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। और इसमें जो भी मतलब अपने पास क्या आ रहा होगा, जो भी हमारे पास जो भी वो होगा अपने पास क्या मतलब चित्रों के बारे में पढ़ रहे होंगे और जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। अच्छा, सभी बताएंगे पहले तो, ठीक है या नहीं सभी की सभी? अरे मेरे भाई बंधुओं हैं, चलो देखो यार, बाल उड़ गए नालायकों मेरे तो। चलो देखते हैं, स्टार्ट करें भाई? चलो स्टार्ट करें, चलो देखते हैं। देखो, पहला चैप्टर अपन पढ़ ही रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैंने तुम्हें बताया था कि अपन क्या करेंगे। देखो अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे। देखो ये हमारे क्या है भाई, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो रही होंगी। जैसे दैनिक जीवन की बात कर रहा था ये। जैसे इसमें क्या कह रहा है, देखो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, दूसरा, लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अपन ने देखा ना, उसमें क्या हो जाता था, संक्षारण हो जाता था। ठीक है, देखो अंगूर का किण्वन हो जाना। किण्वन का मतलब होता है सड़ना। किण्वन का मतलब क्या होता है? सड़ना। सड़ने का मतलब, जैसे अपन मान लो कोई चीज होती है, जैसे अंगूर है, मान लो कोई लाया घर में, अपन तो खाते हैं नहीं, अपने पास तो पैसे हैं नहीं इतने, कोई आता है रिश्तेदार तब लाता है ना, तो उसका क्या हो गया, किण्वन हो जाना, मतलब खराब हो जाता है, वो सड़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं किण्वन। ठीक है, ठीक है। अब देखो, भोजन पकाया जाता है, जो भोजन को पकाना है वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। हम सांस लेते हैं, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। इन सारी चीजों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या है भाई, पहला जो चित्र था, देखो पहले चित्र के बारे में चर्चा कर रहे होंगे अपन। किसके बारे में कर रहे होंगे? पहले चित्र के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है भाई। क्या पूछा जाता है? देखो बहुत बार पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, 2022 में प्रश्न क्या था, ये था भाई कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर जो कांच का गिलास होता है, इसमें जो पाउडर इकट्ठा हो रहा है, जो ये पाउडर दिख रहा है तुम्हें, ये इस तरीके का पाउडर दिख रहा होगा तुम्हें। देखो पाउडर दिख रहा होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, ये हाँ देखो, ये छोटा छोटा क्या है, पाउडर इकट्ठा हो रहा होगा। देखो समझते हैं, देखो ये छोटा छोटा पाउडर तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, ये छोटा छोटा पाउडर दिख रहा होगा। तो ये पाउडर किस रंग का है? ये सर सफेद रंग का है। किस रंग का है? सफेद रंग का है। किस रंग का है? सफेद रंग का। ठीक है, ये पाउडर किस रंग का है? सफेद रंग का है भाई। किस रंग का है? सफेद रंग का। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे। इसको बोलते हैं वाच गिलास। क्या बोलते हैं? वाच गिलास। देखो यहाँ पे लिख ही रखा है, देखो इसको क्या बोलेंगे? वाच गिलास बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? वाच गिलास बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? वाच गिलास बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको क्या बोलेंगे? वाच गिलास बोलेंगे। ठीक है, देखो इसको क्या बोलेंगे? वाच गिलास बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये जो आया है, ये जो पाउडर इकट्ठा हुआ है, देखो ये पाउडर यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है, पाउडर दिख रहा है सभी को। चलो और दूसरे कलर से ले लेते हैं अपन। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे जो ये पाउडर इकट्ठा हुआ है, ये जो पाउडर इकट्ठा हुआ है, ये जो पाउडर इकट्ठा हुआ है, ये कैसा है? इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको क्या बोलेंगे कि सर ये क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है भाई? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैं पूरी किताब को क्यों लेके आया हूँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं चित्रों को लेकर बनते हैं। जैसे अभी 2025 में पूछा, क्या पूछा? बीकर का चित्र बनाओ। क्या बनाओ? बीकर का चित्र। अब तुम कहोगे सर बीकर क्या होता है, अपन ने तो पात्र वात्र पढ़ा था, बीकर तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। तो बीकर के बारे में भी देख लेते हैं अपन, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर। मैग्नीशियम रिबन, रिबन क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम रिबन का मतलब होता है मैग्नीशियम की पतली पट्टी। जैसे कपड़े की पट्टी होती है, वैसे ही मैग्नीशियम धातु की पट्टी होती है। ठीक है, धातु की पट्टी होती है, मतलब इस तरीके से जैसे अपने रिबन नहीं होता कि बालों में बांधने वाला रिबन होता है, उसी तरीके से मतलब पतला होता है बिल्कुल। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर। वायु में दहन कर मतलब वायु में उसको जलाया जाता है और उसमें से क्या बनाया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसको किसमें इकट्ठा किया इसने? वाच गिलास में। चलो यहां पे देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा बर्नर। क्या बोलते हैं? बर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्नर।
क्या बोलते हैं, बर्नर बोलते हैं। बर्नर ये क्या काम आता है भाई, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ईंधन भरा होता है। ईंधन का मतलब जो भी पदार्थ, जो भी मतलब हमको क्या देगा, ऊष्मा देगा, ठीक है। तो ये बर्नर को अपन ने पकड़ा है यहाँ पे, ये बर्नर स्टैंड है, ठीक है। ये बर्नर स्टैंड पे बर्नर को रखा है हमने, और यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो लिया है ये है भाई अपने पास क्या, चिमटा। क्या है, चिमटा। चिमटा क्या काम आता है, चिमटा जो होता है वो अपन ने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ने के लिए लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो ये लिया हुआ है अपन ने, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, मैग्नीशियम रिबन। क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन। क्या लिया है, मैग्नीशियम रिबन। अब देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक स्टैंड था, स्टैंड पे हमने वाच गिलास रखा। वाच गिलास का मतलब है कांच की कटोरी। क्या है, कांच की कटोरी, ठीक है। चलो देखो, ये बर्नर था, बर्नर को हमने चलाया, जलाने मतलब बर्नर को जलाया, जलाने के बाद में हमने क्या किया, जो मैग्नीशियम रिबन था, जो मैग्नीशियम रिबन था, उस मैग्नीशियम रिबन को हमने चिमटे की सहायता से पकड़ा और उसको हमने जलाया। जलने के बाद में देखो जब मैग्नीशियम रिबन जला, जलने के कारण क्या हुआ, वो जलने के कारण मतलब जल गया, वो जल गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इस तरीके का मतलब सफेद पाउडर प्राप्त हुआ। क्या हुआ, इस तरीके का सफेद पाउडर प्राप्त हुआ। और इस सफेद पाउडर को क्या बोला, इस सफेद पाउडर को क्या बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों, देखो जब भी दहन की बात हो रही होगी बेटा, किसकी बात हो रही होगी, दहन की बात हो रही होगी, जलाने की बात हो रही होगी, तो वहां पे हम एक चीज देखेंगे कि जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या किया, मैग्नीशियम का रिबन था मतलब Mg, ठीक है, और इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तो हमको क्या मिला, MgO बना बेटा। क्या बना, MgO, ठीक है। इसको संतुलित करेंगे तो 2MgO बन जाएगा और यहाँ पे 2Mg हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना 2Mg प्लस में O2, ये क्या बना 2MgO, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक चीज देखी तुमने, दहन की जब भी बात हो रही होगी, दहन की बात हो रही होगी या जलाने की बात हो रही होगी, तो वहां पे ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही होगी। किसके साथ क्रिया हो रही होगी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही होगी, ठीक है। आगे बात समझ में सभी को। चलो अब देखो, इसमें से प्रश्न पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है तो क्यों किया जाता है। देखो मैं बोल बोल के बताऊंगा, ठीक है। कोशिश ये कर रहा हूं कि अभी जैसे मान लो इसमें अभी क्या है, थोड़ा सा फंक्शन पता नहीं चल पा रहा हमें, इस मतलब अभी नया नया सेटअप है भाई, है ना। मैं थोड़ा सा ज्यादा जानता भी नहीं हूँ ना, सर जानते हैं, तो थोड़ा सा क्या पड़ रहा है भाई, थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है कि हम अभी इसमें मतलब पीडीएफ का ऑप्शन डाल के और पीडीएफ डाल देंगे आपको, ठीक है। चलो देखो, नहीं होगी तो एक क्लास लेके उसको भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो वहां पे प्रश्न में क्या पूछता है वो, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि मैग्नीशियम में, ठीक है, वायु में जो मतलब वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे। मैग्नीशियम रिबन को जब देखो, जैसे मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को हमने ऐसे मान लो खुला छोड़ दिया, कहीं पे भी छोड़ दिया मान लो, और उसके ऊपर क्या आ गई, अशुद्धि आ गई। जैसे मान लो, समझो भाई कि जैसे ये मान लो ये मैग्नीशियम का रिबन है। क्या है, मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है। ये मैग्नीशियम का रिबन है और अब इस पे क्या हो गई भाई, इस पे मान लो, इस पे वायु के कारण क्या हो गई, इस पे छोटी छोटी सी मतलब हमारे पास क्या आ गई, अशुद्धि आ गई। क्या आ गई, अशुद्धि। इस तरीके से पढ़ा था भाई, इस पे पढ़ा था तो इस पे अशुद्धि छा गई, इस पे अशुद्धि जा गई। अब इस पे अशुद्धि छा गई तो अशुद्धि छाने के बाद में अपन ने क्या किया, इसको जलाया, मान लो क्या करा, जलाया। अब जलाया तो देखो आप ध्यान से समझेंगे, जब अशुद्धि है ना बेटा, अशुद्धि है तो ये मैग्नीशियम रिबन है ना, ये पूरा जल नहीं पाएगा, ये पूरा जल ही नहीं पाएगा। ये मैग्नीशियम रिबन क्या होगा, पूरा जल ही नहीं पाएगा। नहीं जल पाएगा तो क्या होगा सर, जब ये जल नहीं पाएगा तो हमको जो इसका मतलब पूर्ण दहन नहीं हो पाएगा, पूर्ण दहन नहीं हो पाएगा। तो ये प्रश्न पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मतलब उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, तो वह क्यों किया जाता है। तो इसमें क्या बोलेंगे अपन, वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले किससे साफ किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है बेटा, रेगमाल से साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है सर जी, क्योंकि उस पर अशुद्धियां होती है। क्या होती है, उस पर अशुद्धियां, और उन अशुद्धियों के कारण क्या होता है, उसका दहन पूर्णतया नहीं हो पाता, पूर्णतया दहन नहीं हो पाता, ठीक है। या फिर उसका दहन जो होता है वो आसानी से नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, उसको सब क्या करते हैं अपन, रेगमाल से साफ करते हैं। तो क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि उस पर अशुद्धियां होती है, जिसके कारण वह आसानी से उसका दहन नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल की सहायता से साफ करते हैं। अब रेगमाल क्या होता है सर? रेगमाल बेटे कपड़े जैसा होता है जिस पर बजरी के जैसे कण होते हैं। बजरी जानते हो, बजरी, ठीक है, पत्थर के छोटे छोटे जो कण होते हैं उस टाइप में होते हैं। अलग अलग साइज का आता है वो, अलग अलग क्या आता है, साइज का। तुमने देखा होगा कई बार, जो मतलब जैसे अपने जो ये भी मतलब लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है, या फिर लोहे का काम करते हैं जंग हटाने के लिए, वो तुमने देखा होगा, वो मतलब एक कपड़ा सा लेके, मतलब टाइट सा कपड़ा होता है, टाइट कपड़ा होता है, उस तरीके से उसको लेके और उसको मतलब रगड़ के और उसको साफ कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, रेगमाल समझ में आ गया। बर्नर मैंने बता दिया दहन के लिए, वाच गिलास मैंने बता दिया। ये क्या है, एक स्टैंड है, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनेगा। इसकी अभिक्रिया मैंने बताई दी, 2Mg + O2 बराबर में 2MgO। ठीक है, ठीक है, चलो देखो देखो इसने क्या कहा है, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। मेरे सहयोग की आवश्यकता, तुम दुनिया जला दो, ये तो मैग्नीशियम रिबन है कि नहीं? बताओ सही बात है कि नहीं है? तुम तो दुनिया जला दो, ये तो मैग्नीशियम रिबन है। गलत लिख रहा है क्या इसने? नालायक हो, देख ले लेना मेरी सहायता, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा, है ना भाई? चश्मा पहन लेना, कहीं करने लग जाओ मैग्नीशियम रिबन को जलाने, फिर कुछ हो जाएगा। गुरुजी ने कही थी, हमने तो ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, चलो देखो, लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। अब देखो गुरुजी तुम पी सको काटा को थोड़ा सा देख लें खाओ सो, 3-4 सेंटीमीटर की कह रहा हूँ, नालायक को 3-4 मीटर की नहीं कह रहा। कहीं तुम लेके आ जाओ इतना बड़ा और उसको दे दिया चूल्हे में देकर, फिर वो मतलब भभक रहा है, तुम कह रहे हो गुरुजी हम तो काई कौन बने, कुछ भी नहीं बनेगा, फिर तुम्हारा बनेगा, कुछ बनेगा जो घर पे, है ना। चलो देखो, इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए, कर लेंगे दहन, तथा इससे बनी राख को वाच गिलास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखना चाहिए। ठीक है, चलो देखो प्रैक्टिकल भी ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि इनसे क्वेश्चन बने तो तुम करके आओ। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, चित्र क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, चलो देखो आगे आगे बढ़ते हैं भाई। देखो आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो पूछता है, वो क्या पूछता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो किस रंग की लोह उत्पन्न होती है? तो ध्यान से सुन लेंगे, किस रंग की उत्पन्न होती है बेटा? किस रंग की उत्पन्न होती है? श्वेत कलर की या श्वेत लोह। कौन सी होती है? श्वेत लोह उत्पन्न होती है भाई। कैसी उत्पन्न होती है? श्वेत लोह उत्पन्न होती है। ठीक है, कैसी उत्पन्न होती है भाई? श्वेत लोह। ठीक है, सफेद लो होती है। ठीक है, चमकदार सफेद लो, चमकदार सफेद लो इसके साथ जलता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में, कैसा चूर्ण होता है? श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफेद, सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये क्या बन पाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन पाता है। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़े, चलो देखो अब और आ गया, एक और क्रियाकलाप आ गया। 1.2 वाला देख लेते हैं, चलो तो अलग छोटा है, चलो देखते हैं। एक परखनली में देखो क्रियाकलाप 1.2, एक परखनली में लेड या सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। लेड नाइट्रेट का घोल क्या था? लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या था भाई? क्या लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या था बताओ? तुम बोलोगे सर उसका सूत्र था PbNO3, PbNO3। ठीक है, क्या था अपने पास उसका सूत्र? उसका सूत्र था सर PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या था अपने पास? लेड नाइट्रेट था। क्या था? लेड नाइट्रेट। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। अब क्या कर देंगे इसमें? पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देंगे। पोटेशियम का मतलब क्या? के, आयोडाइड का मतलब Ai2 लिख दो। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। अब आपने क्या परीक्षण किया? करेंगे भाई गुरुजी, क्या होगा जो देखेंगे? हैं कुछ होगा जो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? चलो देखेंगे। अल्लाह को बाल उड़ गए, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे सही लग रहा है क्या? क्या होगा मेरा? कुछ नहीं, ठीक है बेटा, नहीं होगा, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं, अब देखो इधर देखेंगे सर। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, देखो दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। ये हम चैप्टर 3 में पढ़ रहे होंगे, जब तीसरा चैप्टर चल रहा होगा हमारा धातु है धातु वाला, वहां पे अपन पढ़ रहे होंगे किसमें अभिक्रिया? हम पढ़ रहे होंगे भाई जिंक की, मतलब जो भी धातु होती है उसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया, है ना। तो वहां पे क्या होंगी? जब भी धातुओं के साथ अभिक्रिया होगी, धातु देखो तीनों चारों चैप्टर है ना एक साथ कनेक्ट है ना, ऐसा होता है कई। अभी इसमें क्या है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे
जो मतलब दूसरे चैप्टर से भी थे, तीसरे से भी थे, और उनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो अभी देखो, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। अब देखो इसमें क्या किया, इसको बोलते हैं बेटा रबर का कोर्क। देखो इसमें चीजें समझते जाएंगे, क्या क्या चीजें समझते जाएंगे वो देखेंगे। देखो देखो भाई, अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये चित्र समझेंगे भाई। ये प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न पूछता है, पूछा हुआ प्रश्न है कि जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का चित्र बनाइए। तो देखो इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क का मतलब क्या होता है, जिसमें कोने निकल रहे हो। क्या निकल रहे हो, कोने। देखो मैं तुम्हें तैयार इस तरीके से कर रहा हूं ना, तुम यकीन मानो, मेरा यकीन मानो कि तुम जब 10th के बाद में 11th या 12th में साइंस लेके गए या 10th में पढ़ोगे, या फिर कभी मान लो किसी को मतलब बताने का मौका मिला, तो तुम एकदम एक्सपर्ट रहोगे। इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। देखो समझेंगे कोनिकल फ्लास्क क्या होता है बेटा, कोनिकल फ्लास्क क्या होता है समझेंगे। ठीक है, चलो। कोनिकल फ्लास्क का मतलब होता है जिसमें कॉर्नर निकल रहे हो, इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके का ही तो अपने पास, ये इस तरीके का ही है। चलो ये थोड़ा सा अलग सा बन गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का ही तो है ये अपने पास। इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, पूछेगा नहीं लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, हमें चित्र समझना है बस ओनली। इसमें हमने क्या किया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। क्या लिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। क्या लिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, और इसमें जिंक के टुकड़े पटक दिए हमने, जिंक के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क को क्या बोलते हैं, शंक्वाकार फ्लास्क भी बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या है, कांच की नली है। क्यों लगाई है, ताकि इसमें से जो गैस बनेगी वो गैस इसमें से बाहर निकल जाएगी। इसको बोलते हैं कोर्क। कोर्क का मतलब होती है एक तरीके से डाट। जैसे पहले तुमने देखा होगा, पहले के जमाने में बूढ़े बड़े क्या करते थे, जैसे मिट्टी के तेल की बोतल होती थी ना, उसमें लकड़ी का गुटका लगाते थे, लकड़ी लगा देते थे, या फिर मतलब ऐसे पन्नी, एक मतलब डंडी ली, डंडी के पन्नी वन्नी लपेटी, बूजा, बूजा कहते थे उसको, बूंजा, बूंजा कहते थे, बूजा है ना, कि मतलब बूजो लगा दिए, बूजो। ठीक है, तो कोर्क, कोर्क का मतलब क्या हो गई, डाट। कांच की नली तुम्हें पता ही है। शंक्वाकार फ्लास्क मैंने बता ही दिया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मैंने तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। H2SO4। तुम बोलोगे सर ये तनु H2SO4 का मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का भी H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का भी H2SO4। ये तनु और सांद्र है क्या चीज, तो इनके बारे में अपन बात करेंगे दूसरे चैप्टर में। ठीक है, चलो देखो ये क्या है, दानेदार जिंक, दानेदार जिंक। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या पूछना चाहेगा, ये इसमें पूछना चाहेगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो देखो जब अपन क्या करते हैं, जब भी धातु की अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं, तो इसमें से क्या बनता है भाई, जब इसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि निम्न में से किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे हुई है, देखो जब पहली बार जो मैग्नीशियम रिबन जलाया हमने, मैग्नीशियम रिबन जलाया, तो दहन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें नया पदार्थ बन रहा था। और वो कौन सा बन रहा था, वो बन रहा था सर मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद में हमने दूसरी अभिक्रिया क्या देखी, दूसरी हमने देखी तनु मतलब दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। मतलब इसमें से गैस बन रही है। क्या बन रही है, गैस बन रही है, तो गैस का निष्कासन हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। एक और था ना, ये देखो यही वाली चीज है। ठीक है, चलो एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। ठीक है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल मिला देने चाहिए, कोई सा भी अम्ल हो। ठीक है, आ गई बात समझ में, सभी को समझ में आ गई क्या, बताओ। चलो देखो, सावधानी क्या है कि अम्ल का इस्तेमाल आसानी से करना, मतलब सावधानी से करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अम्ल क्या होता है, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है अपने लिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मतलब हानिकारक, मतलब ऐसे कुछ फायदे भी होते हैं अम्ल के, है ना। जैसे हमारे पेट में हम पढ़ रहे होंगे छठे चैप्टर में वो सारी चीजें, 5वें में सॉरी। चलो देखो, तो अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। अम्ल का मतलब होता है एसिड, और एसिड क्या होता है, मतलब ज्वलनशील होते हैं। जैसे तुम्हारे हाथ वाथ पे लग गया तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा है सावधानी से करना है। ठीक है, क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है, हाँ होता दिखाई दे रहा है बेटा। क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, समझो क्या हो रहा है। देखो ये जिंक के दाने हैं ना, जिंक के दाने हैं, ये जिंक के जो टुकड़े पड़े हैं, इस तरीके से टुकड़े पड़े हैं, समझो। देखो क्या हो गया, चलो देखो यहां पे क्या है भाई, क्या आ गया,
चलो देखो, पता नहीं क्या आ गया, चलो कोई नहीं, इसको हटाते हैं एक बार। गया देखो, अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, जिंक का है यार भाई। चलो देखो, यहाँ पे दिख रहा है सभी को, यहाँ पे क्या है, जो ये जिंक के टुकड़े पड़े हैं इस तरीके से, देखो इस तरीके से जिंक के टुकड़े पड़े हैं, इनके पास क्या निकल रहे हैं, इस तरीके से गैस के वो निकल रहे हैं बुलबुले। क्या निकल रहे हैं, गैस के बुलबुले। किताब खोल लेंगे भाई, अगर किताब सभी के पास है तो किताब खोल लेंगे, नहीं है तो कोशिश करेंगे इसमें से देखने की, ठीक है, या पीडीएफ वगैरह कुछ हो तो उसमें से देख लेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, अब यहाँ पे क्या है, ये गैस की बुलबुले उठ रहे हैं, तो इसने पूछा है क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, बुलबुले टाइप में निकल रहे हैं, और ये बुलबुले किस गैस के हैं, हाइड्रोजन गैस के। किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जब भी अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया होगी, अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। किस गैस का निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस का। चलो देखो, ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न में किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई किन चीजों से पता चलेगा, तो हमने देखा था अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन अथवा उत्सर्जन, और तापमान में परिवर्तन, ठीक है। और 5वीं चीज और लिखाई थी मैंने, और वो थी अपने अवक्षेप का बनना। क्या था, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। ये वाली चीजें मैंने बताई थी तुम्हें सारी, ठीक है, 5 तरीके की चीजें बताई थी, ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था वो देखेंगे अपन। चलो देखें, चलो आगे देखते हैं। अब आ गई रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखो रासायनिक समीकरण में क्या होगा, देखो इसने क्या लिखा है, जब किसी मतलब क्रियाकलाप एक का विवरण करते हुए, मतलब जो क्रियाकलाप किया था अपन ने पहला वाला, उसके बारे में बताते हुए ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। नालायक को बाढ़ तो गए मेरे, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, शादी, नालायक को इधर देखो, हाँ देखो कर लेंगे इधर देखो। क्रियाकलाप 1.1 विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। देखो समीकरण क्या करती है, किसी भी जो भी बात अपन ने कही है उसको थोड़ा सा छोटा कर देती है। क्या कर देती है, छोटा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैंने 2 नींबू लिए, फिर मैंने चीनी ली और फिर पानी लिया, उन तीनों को मिलाया, मिलाने के बाद में शिकंजी भी ली, ठीक है। इस बात को अगर मैं लिखूंगा तो बहुत सारी चीज हो जाएगी। और समीकरण में कैसे लिखूंगा बताओ, समीकरण में कैसे लिखूंगा, समीकरण में तो सर सीधा लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा, देखो समीकरण में सीधा लिख दूंगा, देखो कैसे लिख दूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, नींबू, दिख रहा है सभी को, नींबू प्लस में चीनी प्लस में पानी, ठीक है। और ये क्या बन जाएगी, शिकंजी। ये तो सर आपने गल्ला बड़ा प्रोसेस बताया था, बहुत बड़ा 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 प्रोसेस बता रहे थे, और अब ये क्या कर दिया, एक लाइन में लिख दिया। हाँ बेटा, ये है समीकरण का कमाल। किसका कमाल है, समीकरण का कमाल है। किसका कमाल है, समीकरण का, ठीक है। चलो देखो आगे, तो अब क्या करें, इसे संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त का मतलब है छोटे रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। मतलब सबसे सरल क्या है भाई अपने पास, इसको शब्द समीकरण के रूप में लिखना, ठीक है। चलो देखो, अब हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा। मैंने ये बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर के निशान से पहले होते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और तीर के निशान के बाद में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। देखो आगे, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। मैंने ये भाई अभी तुम्हें परिभाषा लिखाई थी कि वह मतलब अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कह रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कह रहे थे, अभिकारक कह रहे थे। क्या कह रहे थे, अभिकारक कह रहे थे, ठीक है। चलो देखो भाई, ये नई किताब है ना तुम्हारी 25-26 की, आराम से, ठीक है। चलो देखो, ठीक है। अब देखो, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद मतलब निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला जो नया पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन एवं उनके मध्य एक तीर का निशान दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर, इसी प्रकार उत्पादों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर। तो एक प्रश्न और पूछ लेगा, मान लो यहाँ से अभिकारकों को किस तरफ लिखा जाता है, तो ध्यान रखेंगे बाईं तरफ। कैसे लिखा जाता है, प्लस का चिन्ह लगाकर। उत्पादों को कहाँ लिखा जाता है, दाईं तरफ। किसके, तीर के निशान के दाईं तरफ, तीर के निशान के दाईं तरफ लिखा जाता है, ठीक है। तीर के निशान के कहाँ लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, प्लस का चिन्ह लगाकर, ठीक है।
तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, तीर का सिरा किस तरफ होता है, उत्पाद की तरफ। यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे तीर का सिरा है, देखो कुछ भी पूछ सकता है। इस बार क्या पूछा है ना, मतलब देखो किस तरीके से सवाल पूछ रहा है, बीकर का चित्र बनाओ, किसका चित्र बनाओ, बीकर का, बताओ। ठीक है, अब देखो इसमें से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अपन देखो 0, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं तुम्हें 100 पर, मैं पूरे 100 नंबर की तैयारी कराऊंगा भाई तुम्हें। ठीक है, चलो देखो, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, मतलब अभिक्रिया हो गई, ये कौन बताता है, तीर का निशान बताता है। रासायनिक समीकरण लिखना, अब देखो मैंने क्या बताया था कि देखो रासायनिक समीकरण में देखो क्या बोल रहा है इसने, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की भी इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें तो क्या होगा, उपरोक्त शब्द समीकरण निम्न प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया है, इस तरीके से लिख दिया, मैग्नीशियम का Mg लिख दिया, मैग्नीशियम का क्या लिख दिया, Mg। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या लिख दिया, Mg, और इसका क्या लिख दिया, ऑक्सीजन का O लिख दिया, ऑक्सीजन का क्या लिख दिया, O लिख दिया। चलो देखो, मैग्नीशियम का इसने क्या लिख दिया, Mg, और ऑक्सीजन का क्या लिख दिया, O2, और ये क्या बनाया, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है भाई, यहाँ पे ये क्या है, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है ये अब संतुलित तरीके से थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे O कितना है, 2, और यहाँ पे O कितना है सर, 1 ही है, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। इसको क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा भाई। क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, बताओ। 2 बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा सर। तो 2 कैसे बनाएंगे भाई, 2 बनाने के लिए हम इसको क्या कर रहे होंगे, इसके आगे 2 लगा रहे होंगे और इसके आगे भी 2 लगा रहे होंगे। अभी मैंने लिख के बताया था तुम्हें। ठीक है, तो चलो देखेंगे आगे, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या समान है, नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो समीकरण कैसी है, असंतुलित समीकरण है। और अगर समान है तो क्या हो जाएगी, संतुलित। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और लिख रखा है, देखो ढांचा, ढांचा रासायनिक समीकरण, देखो ढांचा रासायनिक समीकरण, अगर वो पूछ ले ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अब अगर कोई कहेगी तो किताब में है ही नहीं, तो भाई लिखा हुआ है। ठीक है, असंतुलित, देखो पर तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी भी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम में वायु के जलने का ढांचा समीकरण है। ठीक है, चलो ढांचा समीकरण मतलब असंतुलित समीकरण है। संतुलित करने के लिए मैंने बताया यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2, और इधर भी क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व मैंने बता दिया था तुम्हें, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करने के लिए। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये लिख रखा है भाई तुम्हारे, देखो हर चीज मैंने जो लिखाई है ना नोट्स में, हर चीज जो मैंने लिखाई है, मैंने एक एक लाइन को मैंने कवर किया है भाई तुम्हारी किताब का। ठीक है, चलो देखेंगे, प्रश्न पूछता है, यहीं से पूछता है। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के स्मरण होगा, आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया होगा, नहीं किया तो मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, मुझे पता है 9वीं में तुम कितने पढ़े हो, और मैंने मतलब जो भी मतलब तुम्हारे सर है या फिर मैं हूं या किसी ने भी कितना पढ़ाया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब दोनों पक्ष में बराबर होता है। ये बात कर ली थी अपन ने। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ढांचा समीकरण नाम देख लिया तुमने, ये देख लो कंकाली समीकरण। ठीक है, कंकाली समीकरण देख लिया। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम देख लिया। अब देखो सारे दिए हुए हैं, एक एक चीज बताऊंगा मैं तुम्हें, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने बाहर से लिखाया हो भाई, कहीं से लेके आया हूं विदेश से और इसमें लिखा दिया, नहीं, तुम्हारी किताब का जो जो है ना वो सारा लिखाया है मैंने। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि संतुलित करने के तरीके दिखा रखे हैं इसने। ठीक है, चलो देखो संतुलित करना अपन ने सीख ही लिया था, चलो आगे देखते हैं। देखो ये शब्द समीकरण है जिसको शब्दों के रूप में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, शब्दों के रूप में। ठीक है, देखो जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। उपरोक्त समीकरण को रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो रासायनिक समीकरण में मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जब रासायनिक समीकरण में लिख रहे होंगे तो हम उसको क्या कर रहे होंगे, शब्दों के रूप में, प्रतीकों के रूप में और चिन्हों के रूप में लिख रहे होंगे। किसमें लिख रहे होंगे, शब्दों के रूप में, चिन्हों के रूप में और प्रतीकों के रूप में। ठीक है, चलो देखो जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा भाई, जिंक सल्फेट। प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। प्लस में क्या बनेगा भाई, हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो आगे करते हैं अपन समीकरण 1.3 में क्या होगा, तीर के निशान के चित्र को देखेंगे भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। चलो देखो
समीकरण 1 पॉइंट में तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या क्या है, इनकी तुलना करेंगे। अच्छा देखते हैं, अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अपन देखेंगे, ठीक है, चलो देखो सभी देखेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे Zn 1 है, यहाँ पे Zn कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं है। H कितना है 2, H कितना है 2, SO4 कितना है 1, तो SO4 कितना है 1, मतलब ये संतुलित है, ठीक है। क्या है, संतुलित। क्या है भाई, ये संतुलित है। क्या है, संतुलित है, ठीक है। आ गई बात समझ में सभी को, सभी की बात समझ में आ गई। चलो देखते हैं, देखो आगे देखेंगे अब, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखें, चलो आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलो चैप्टर का नाम है ना। चलो देखो अब इसमें इसने क्या किया है, जिंक के कितने थे 1, उत्पाद में कितना था 1, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ठीक है। सल्फर एस का कितना था 1, इधर कितना था 1, ओ का कितना था 4 और ये ओ का कितना था 4। मैंने तुम्हें बताया था कि SO4 का तो अलग अलग लिख लेना या फिर एक जगह लिख लेना, जैसे भी लिखना चाहो उस तरीके से लिख लेना, ठीक है। चलो कोशिश करना अलग ही लिखे, जो जो बड़े अक्षर हैं उनको अलग अलग लिखेंगे, जो बड़े के साथ छोटा अक्षर है उसको एक ही मानेंगे अपन, ठीक है। चलो जैसे कैसे समझ लेंगे थोड़ा सा और, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो बोलते जा रहे हैं पता नहीं क्या क्या, नहीं समझ में आए तो बताया करो। देखो जैसे कि मान लो ये था इस तरीके से Zn, अब इसमें ये नहीं है कि Z को अलग कर दिया, N को अलग कर दिया, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, Zn को एक ही लेना है। क्यों, क्योंकि बड़े अक्षर के साथ क्या है, छोटा अक्षर है, तो ये पूरा Zn का मतलब क्या है, एक ही चीज है। Zn का मतलब क्या है, पूरी एक ही चीज है, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा था अपन ने SO4, अब देखो S भी बड़ा है और O भी क्या है, बड़ा, S बड़ा है और O भी बड़ा है, तो इनको S अलग ले लेंगे और O अलग ले लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखें, चलो चलो आगे देखते हैं भाई। देखो मैंने सारे तुम्हें संतुलित करा चुके हो, ठीक है। चलो देखो Fe प्लस में H2O, तो Fe2O3 मतलब Fe3O4 और H2। चलो इसको संतुलित करके देखते हैं। ये वाले स्टेप है ना, वही सारी चीजें जो मैंने लिखाई हैं, ठीक है। चरण 1 में हम क्या करेंगे, प्रत्येक सूत्र के चारों मतलब और कॉलम बनाएंगे, ये बनाएंगे, अपन को ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलो क्या नहीं करना, देखो क्या कर दिया मैंने यार, देखो इधर देखेंगे, इधर ये जैसे कह रहा है वैसे की वैसी बातें हैं, ब्रैकेट बनाएंगे, गोला बनाएंगे, जो कुछ भी है, अपन को इतना ज्यादा झंझट नहीं रखना। क्या करेंगे, देखो Fe कितना है 1, Fe कितना है यहाँ पे 3, तो 3 बना दे इसको, ये 3 बना दिया, 3 बना दिया। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 3, ठीक है, 3 बना दिया। H कितना है 2 और O कितना है 2, हमको O कितना चाहिए, सॉरी H कितना 2, H कितना इधर 2, इधर O कितना है 1, इधर O कितना है 4, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा 4, तो 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 4 से, ये लो 4 से गुणा कर दिया, से गुणा कर दिया, 4 से कर दिया, 4 से नहीं दिख रहा, चलो और दिखा देता हूँ, 1 मिनट लो, नीले कलर में है, नीले से लो, ये लो, यहाँ पे तो हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 4, ये लो 4, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे भाई, अपन 3 हो गया, 4 हो गया, अब देखो इधर O कितना, अब H कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे कितना है 2, तो हम क्या करेंगे इसको 4 लिख देंगे, 4 दूनी 8। अब बताओ इसमें सारी चीजें संतुलित हुई कि नहीं हुई, देखो संतुलित हुई कि नहीं हुई बताओ, देखेंगे अब, देखो अब देखेंगे भाई। देखो Fe कितना था यहाँ पे 3 था, Fe कितना था 3, उधर कितना है 3 है सर। इधर देखो H कितना है भाई, H कितना है, H था सर यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, अब कितना हो गया 8, उधर H कितना है 4 दूनी 8, तो 8 हो गए सर। O कितना है, O यहाँ पे सर 4 है और उधर कितना है 4 है, तो बताओ ये संतुलित हुई कि नहीं हुई, संतुलित हो गई सर, संतुलित हो गई। देखो अपन को ज्यादा वो नहीं करना, अपन को ठीक है, अपन को संतुलित करना है, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। आगे देखो 1 मिनट, आगे देखो, आगे देखते हैं, देखो आगे देखते हैं समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो ये वाली चीज कर रखी है इसने, ठीक है, संतुलित करने के लिए। आगे देखो प्रारंभ में कैसे संतुलित करते हैं, ये सारी चीजें मैंने सिखा दी है तुम्हें, ठीक है। हाँ देखो समीकरण में देखो अपन ने क्या किया था, हिट एंड ट्रायल विधि, कौन सी विधि लेते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि काम में लेते हैं। कौन सी विधि काम में लेते हैं, देखो मैंने चीज लिखाई थी तुम्हें, समीकरणों को संतुलित करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, हिट एंड ट्रायल विधि काम में ली जाती है, हिट एंड ट्रायल विधि काम में ली जाती है। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का,
सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का हम क्या करते हैं, इसमें उपयोग करते हैं और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखो भाई मैंने सारी चीजें करा दी है, मैं बस किताब के थ्रू तुम्हारा एक बार रिवीजन करा रहा हूं और इसमें से जो जो प्रश्न बन रहे होंगे उन प्रश्नों के बारे में बात कर रहे होंगे अपन। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, ये वाली चीज मैंने तुम्हें बता दी थी। ठीक है, कि ठोस है, देखो ये सारी चीजें क्रमशः किसमें, देखो गैस को किसमें दिख रहे होंगे, जी से, द्रव को एल से, जलीय विलयन था उसको किससे, ए क्यू से मतलब एक्वस से, और ठोस अवस्थाओं को एस से दिखा रहे थे। ठीक है, अब चलो देखो, देखो ये लिख रखा, अभिकारक के उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, मतलब जलीय विलयन होता है किसी चीज का, तो हम किससे दिखा रहे होते हैं उसको, ए क्यू से दिखा रहे हैं, एक्वस, एक्वस बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो हाँ, अब जैसे इसमें क्या कर रहे थे अपन कि इसमें देखो मैंने क्या कहता है, भौतिक परिस्थिति, जैसे ताप, दाब आदि जो भी अवस्थाएं होंगी उनको हम कहाँ लिख रहे होंगे, तीर के निशान पर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है भाई इसने क्या, देखो इस वाली अभिक्रिया में देखेंगे भाई, इस वाली अभिक्रिया में दिख रहा है सभी को, देखो यहाँ पे लिख रखा है 340 ATM। ATM का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब जो वातावरण का, जो वायुमंडल का दबाव है, वायुमंडल का दबाव कितना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो दबाव लग रहा है, जो दाब लग रहा है वो कितना लग रहा है, 340 एटम का, 340 ATM लिखा हुआ आता है इस तरीके से, ATM। ATM का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर, ATMOSPHARE। देखो इंग्लिश कमजोर है तो देख लेना थोड़ा सा स्पेलिंग। ठीक है, तो ये कितने का है भाई, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो भी मतलब वायुमंडल का दाब है वो इस पे लिख रखा है। तो परिस्थिति को कहाँ लिखते हैं हम, तीर के निशान पर। परिस्थिति को कहाँ लिखते हैं, तीर के निशान पर। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, जल। ठीक है, ये होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। छठे चैप्टर में पढ़ रहे होंगे हम इसको, किसमें पढ़ रहे होंगे, छठे चैप्टर में। ठीक है, छठे में मतलब 5वें में। ठीक है, चलो जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है उसमें। ठीक है, चलो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी, यहाँ पे जल था, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश मिला, यहाँ पे क्लोरोफिल था। ठीक है, तो ये क्या है, सूर्य का प्रकाश क्या है, इसकी परिस्थिति है, इसकी हालात है, जिस हालात में इसको रखा गया है, जिस परिस्थिति में इसको रखा गया है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे। यहाँ पे देखो किस परिस्थिति में रखा गया था, 340 ATM मतलब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा गया था, इसलिए यहाँ पे क्या था भाई, इसको हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे कितना था, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में रखा गया इसलिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी बनेगी, जल भी बनेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया और किस तरीके से हम क्या करते हैं इसके ऊपर, मतलब जो भी मतलब ये होती है भौतिक परिस्थितियां होती हैं उनको किस तरीके से लिखते हैं, पता चल गया। देखो ये लिखी भौतिक परिस्थितियां। ठीक है, और ये वाली क्या थी, इसकी अवस्थाएं थी, जी का मतलब गैस, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, एल का मतलब लिक्विड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ गया आपके पास प्रश्न। ठीक है, इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखो इन प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, जल्दी कराऊंगा। देखो चैप्टर पूरा हो चुका है अपना। ठीक है, मैंने सारी चीजें तुम्हें पढ़ाई है, एक एक चीजें, और अब इनमें भी नहीं कर पाए ना तुम तो समझ लेना नालायक को, तुमने सही तरीके से पढ़ा नहीं है फिर। ठीक है ना, चलो देखो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो ये मैंने अभी बताया कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं, जिनके कारण वह मतलब क्या होता है, आसानी से जल नहीं पाता, आसानी से दहन नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल की सहायता से क्या करते हैं, साफ करते हैं। ये प्रश्न हो गया। दूसरा देखो, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब देखो पहले तो इनके लिए समीकरण लिखनी है। अब देखो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, जब मैंने तुमसे कह रहा था ना, मैंने थोड़े से सूत्र लिखाए हैं। वो क्यों लिखाए हैं, ताकि तुम्हें पता रहे। जैसे अब हमें यहाँ पे लिखना है, मान लो यहाँ पे लिखना है इस हाइड्रोजन को, किसको लिखना है, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं सर, H2 लिखते हैं। ठीक है, क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Cl। ठीक है, H मतलब Cl2। ठीक है, अब क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, HCl। अब देखो ये तो हो गई इसकी समीकरण, लेकिन ध्यान से सुनेंगे इसने क्या लिखा है, ध्यान से सुनेंगे इसने क्या लिखा है। प्रश्न को पढ़ेंगे। पहली बात, साइंस में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रश्न को पढ़ना और उसके बाद में उत्तर देना। उड़ते उड़ते या फिर सीधे ही प्रश्न को मतलब शुरू से मतलब तुमने पढ़ा और सीधे लास्ट में पहुंच गए कि ये तो ये पूछना चाह रहा है, वो गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं भी वही करता हूं और उसमें मेरी भी गलती होती है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पढ़ना है कि क्या घुमाया है, क्या बात कही है उसने। ठीक है, चलो देखो
इसने कहा है निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिखी हुई हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखनी है। संतुलित लिखनी है बेटा, कैसे लिखनी है? संतुलित। अच्छा ये संतुलित है क्या? H2 प्लस में Cl2 ये संतुलित है क्या भाई बताओ? संतुलित है क्या? नहीं है सर, संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H1 ही है। अच्छा अब ये बताओ, अब संतुलित है क्या? हाँ सर अब ये संतुलित है। तो इसके लिए कौन सी समीकरण हो जाएगी? H2 प्लस में Cl2 तो ये हो जाएगा 2HCl। ठीक है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताएंगे भाई, सभी बताएंगे। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है तो फिर मैं पूछूंगा, फिर बाद में मुंह मत बनाना नालायक हो। बताया करो कोई दिक्कत होती है तो। चलो आगे बढ़े भाई। चलो मैग्नीशियम रिबन का हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इस वाली के लिए देखते हैं, ठीक है। चलो बेरियम क्लोराइड वाली के लिए देखें। चलो इसके नीचे लिख रहा हूँ, यहीं पे है ना, थोड़ा सा गंदा बंदा हो जाएगा, बाद में हटा लेंगे अपन। देखो बेरियम क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे? भाई BaCl2। Ba दिख रहा है इसमें सबको? Ba, जैसे देखो Ba दिख रहा है भाई, सभी को दिख रहा है? और कोई सा कलर लूँ? येलो ले लेता हूँ। देखो देखे, बिल्कुल भी नहीं, लाल कलर ही सही रहेगा, ब्लैक ले लेता हूँ। चलो देखो यहाँ पे इस तरीके से ये दिख रहा है ना, ये देखो Ba लिख दिया, BaCl2 ये हो गया अपना बेरियम क्लोराइड। क्या हो गया? बेरियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? एल्युमिनियम सल्फेट से। अब एल्युमिनियम सल्फेट का तुम्हें सूत्र याद नहीं है मान लो, अभिक्रिया तो जब लिखोगे ना, जब सूत्र याद होगा तो सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र में मैंने बताया था तुम्हें कुछ याद करना पड़ेगा, तो क्या बताया था मैंने? Al2SO4 का होल थ्राइज, SO4 का होल थ्राइज, इस तरीके से बताया था मैंने तुम्हें। बताओ बताया था कि नहीं बताया था? बताया था सर। अब इससे क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4 बनेगा, प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl। अब क्या बनेगा? Cl2 या Cl3 बताओ? AlCl3 बनेगा, 2 बनेगा, क्या बनेगा बताओ क्या बनेगा? अब देखो एल्युमिनियम के ऊपर प्लस का 3 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का, मतलब यहाँ पे भी 3 आएगा, ठीक है। इसकी संयोजकता जब तुम देखोगे प्लस का 3 होती है, इसलिए इस क्लोरीन पे भी क्या आएगा? यहाँ पे क्लोरीन पे क्या आएगा? 3 लिखा जाएगा, AlCl2 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। AlCl2 नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे? AlCl3। अच्छा अब देखो ये समीकरण तो लिख दी, क्या ये संतुलित है क्या सर? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Ba लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? Cl2। यहाँ पे Al कितना है? 2, और यहाँ पे Cl कितना है? 2। हमको क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये लो मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो एल्युमिनियम हो गया 2, Cl हो गया 6, लेकिन यहाँ पे तो कितना है? 2 है कि नहीं है? चलो अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, 3 से गुणा कर दूं तो Ba कितना हो जाएगा? 3, और Cl कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो Cl 3, तो ये 3 दूनी 6, यहाँ पे देखेंगे 3 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये गुणा हो जाएंगी। मतलब मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो संख्या ये इसमें आ रही है वो इससे भी गुणा होगी, मतलब Al तो कितना हो जाएगा? 2, और Cl कितना हो जाएगा? 3, तो यहाँ पे है ही, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो Cl कितना था? 2, तो 3 से गुणा करूंगा तो 6 हो जाएंगे सर। तो अब देखो अब क्या दिक्कत आ रही है? अब अपने पास SO4 को और देख लेते हैं। SO4 का होल थ्राइज मतलब 4 3 12, 4 3। अब Ba कितना है यहाँ पे? 3। Ba कितना है? 3, तो यहाँ पे भी 3 कर दे इसको, ये लो 3 कर दिया। अब देखो SO4 कितना हो जाएगा? S तो हो जाएगा 3, तो S कितना हो जाएगा? देखो 3 से गुणा होगा S, तो 3 हो जाएगा S, ठीक है 3 हो जाएगा। O कितना हो जाएगा? 4 3 12, तो 4 3 12, यहाँ पे भी 4 3 12 हो जाएगा। अब बताओ संतुलित हो गई या नहीं हो गई? तो ये संतुलित समीकरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये संतुलित समीकरण हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो तीसरी समीकरण और देखेंगे भाई। इसमें तीसरी समीकरण देखेंगे। अभी तो देखो भाई बहुत सारे प्रश्न रह रहे हैं, अपन को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा सा ना। देखो स्पीड में ले लेते हैं थोड़ा सा। देखो सोडियम है, सोडियम का क्या होता है? Na। जल का क्या होता है? H2O, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं NaOH का होल ट्वाइस, NaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या बनता है, क्या बोलते हैं इसको? NaOH बोलते हैं इसको, NaOH। वो तो CaOH होता है ना, CaOH को, इसको बोलेंगे NaOH। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। अच्छा बताओ ये संतुलित है क्या? बताओ संतुलित है क्या? ये संतुलित है क्या? बताओ। तुम बोलोगे कि सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे H कितना है? 2, और यहाँ पे भी H कितना है? 2, और एक ये रहा 3 है। O कितना है यहाँ पे? 1, यहाँ पे कितना? 1, कोई दिक्कत नहीं है। Na 1 है, यहाँ पे भी Na 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लफड़ा किसका पड़ रहा है भाई? लफड़ा किसका पड़ रहा है? लफड़ा पड़ रहा है ओनली किसका? अपने पास H2 का। तो इसको क्या करें अपन? यहाँ पे कितना हो गया? H2, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको 2 और बना लेता हूँ, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे 2 से गुणा कर देता हूँ। अब देखो ये सारी चीजें हो गई या नहीं हुई गई?
भाई H कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो H कितना हो गया 2, तो ये रहा, और 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। O कितना था, O यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो O 2 हो जाएगा। Na कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब देखो ये सारी चीजें तुम्हें करनी है भैया ना, देखो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, जल में बेरियम क्लोराइड, क्या है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवशेप बनाते हैं। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बेरियम क्लोराइड का पता होना चाहिए, तो बेरियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, BaCl2 बोलते हैं। सोडियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, सोडियम का मतलब Na, और Na2SO4 हो जाएगा सोडियम सल्फेट का, ठीक है। अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र याद होना चाहिए, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl2, ठीक है, या NaCl देख लेना, वो तो संतुलित करेंगे जब अपने आप पता चल जाएगा। विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं, बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, BaSO4। इसकी प्रैक्टिस करेंगे भाई, इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो इनमें क्या है, इस तरीके से प्रश्न देता है। अब देखो इसमें क्या दिया, इसने एक पूरी लाइन दे दी, पहले हमको इसका शब्द समीकरण बनाना पड़ेगा, शब्द समीकरण के बाद में इसका हमको क्या बनाना पड़ेगा, रासायनिक समीकरण बनाना पड़ेगा। अब देखो अगला देखो इसमें, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा बना लेंगे ना भाई इसको सभी। चलो आगे देखते हैं, आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, मतलब जल में है भाई, किसमें है, जल में, मतलब एक्वस, AQ का मतलब जलीय अवस्था में है। तो देखो इसमें क्या कर रहेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे, देखो समझेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, मतलब HCl के साथ जल में क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है तथा जल बनाता है, तो जल का क्या हो जाएगा, H2O। अब इसको संतुलित करने का काम किसका है, तुम्हारा, ठीक है, तो इसको संतुलित करेंगे, ठीक है, इसको संतुलित करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में क्या थी, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें मैंने तुम्हें बता ही दिया था, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या लिया है इसने, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मैंने तुम्हें बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए मैंने तुम्हें बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता था अपने पास, मैंने बताया था कड़ी वाले टंटे होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं अपन, बिना बुझा चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं CaO, ठीक है। अब देखो जल के साथ क्रिया कर रहा है, किसके साथ क्रिया करेगा, जल के साथ, मतलब H2O के साथ। देखो जो जो अभिक्रिया कहती जा रही है उन चीजों को अपन लिखते जाएंगे और अपनी अभिक्रिया पूर्ण होती जाएगी, ठीक है। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण, तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, उसका होता है सर CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होती है, इसमें ऊष्मा बनती है, क्या बनती है, ऊष्मा बनती है, क्या बनती है, ऊष्मा, ठीक है, क्या बनती है, ऊष्मा, ठीक है, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो ये जो पटका है इन्होंने देखो इस बीकर में जो डाला हुआ है, ये छोटी छोटी सी जो चीजें डाली हुई है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कड़ी के टंटे होते हैं वो डाले हुए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे ये क्या है, जल है, और ये क्या है, बीकर। देखो बीकर का चित्र पूछा था इस बार उसने कि बीकर का चित्र बनाइए, तो बीकर का चित्र ये वाली, मतलब इस तरीके से तुम्हें क्या बनाना है, ये बीकर बनाना है इस तरीके से, बस ओनली ये वाला, ठीक है, ये ओनली बीकर का चित्र बनाना है। और इसके नंबर मिला था 1 नंबर, कितने नंबर का, 1 नंबर का, ठीक है, इसको बोलते हैं बीकर, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें पता चल गया तुम्हें, इसमें ऊष्मा बनेगी। अब देखो इसने हाथ लगाया है, अब क्रियाकलाप में क्या पूछेगा कि हाथ लगाने पर क्या महसूस होता है, प्रश्न क्या बना के दे देगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड को किसी बीकर में डालकर, जब कैल्शियम ऑक्साइड को बीकर में डालकर उसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तथा उसको जब छुआ जाता है तो वह कैसा, मतलब तापमान क्या होता है, उसका तापमान ज्यादा होता है या तापमान कम होता है, तो बताएंगे तापमान ज्यादा होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी, मतलब ऊष्मा का मान बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे तापमान कम होगा वैसे वैसे क्या होगी, ठंड होगी, मतलब ऊष्मा का मान कम होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे देखो ये सूत्र याद होना चाहिए, CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना है, जल के साथ क्रिया करवाएंगे, CaOH का उल्टा बुझा हुआ चूना, और क्या बनेगी, ऊष्मा बनेगी, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण था, किसका अभिक्रिया का उदाहरण था, क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहे थे, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। चलो अब देखेंगे आगे, चलो देखो भाई आगे देखेंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने का विलयन
विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की, मैंने तुम्हें बताया था ना कि भाई जैसे आज पुताई कर दी तो उसके 2-3 दिन बाद में या 3-4 दिन बाद में क्या आती है, चमक आती है। क्या आती है, चमक। वो क्यों आती है, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस जो होता है अपने पास, उसी से तो अपन पुताई करते हैं। भाई जैसे चूना था अपने पास, देखो समझो ये चूना था, मतलब कड़ी का टंटा था, उसको हमने भिजो दिया पानी में, भिजोने के बाद में भुजा हुआ चूना बन गया, मतलब भीग गया। अब इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे और इससे हम क्या कर देंगे, पुताई कर देंगे। पुताई करने के बाद में क्या होगा, पुताई करने के बाद में जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वायुमंडल में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे जब ये क्रिया करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिसके कारण क्या आ जाएगी, उस पर चमक आ जाएगी। क्या आ जाएगी, चमक। ठीक है, क्या आ जाएगी, चमक आ जाएगी। तो देखो ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को ही, देखो इस कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं, इस कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। इस कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब जो ताजमहल बना पड़ा है उस पे ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ा रखी है, नहीं, ठीक है, उसका सूत्र समान है। उसका सूत्र क्या है, समान। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो या क्या हो, संगमरमर का सूत्र हो, संगमरमर का सूत्र, संगमरमर का सूत्र हो या कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, CaCO3 होते हैं। ठीक है, चलो अब देखें आगे। चलो देखो संयोजन अभिक्रिया के बाद में कोयले का दहन, ये मैंने बता दिया था तुम्हें, कोयले का दहन या ईंधन का दहन, वो क्या था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, आगे देखो संयोजन अभिक्रिया, भाई उसमें भी है ना, इसमें भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे थे, जल बना रहे थे। आगे देखो, हाँ ये वाले, अभी जब अपन ने ये अभिक्रिया पढ़ी CaOH वाली, इसमें क्या हुआ, ऊष्मा का उत्पादन हो रहा था। बताओ, मैंने बताई थी इसमें से मतलब क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो यहाँ पे देखो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो मैंने ये बताया था कि देखो क्या, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उनको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण, प्राकृतिक गैस का दहन जो मैंने तुम्हें बताया था, तो इसमें क्या था, मेथेन था। क्या था, मेथेन, CH4, इसको बोलते हैं मेथेन। प्रश्न पूछता है, बहुत बार पूछता है, क्योंकि चौथे चैप्टर में भी है। मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मेथेन का सूत्र लिखिए, मेथेन का सूत्र लिखिए। तो CH4, मीथेन बोल दो या मेथेन बोल दो। ठीक है, ये ऑक्सीजन थी, इसके साथ क्रिया करवा के ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ये क्या बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। क्या बनेगी, ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्या आप जानते हैं श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हाँ साहब, जाना जा, क्यों जाना जा, तुमको बताया मैंने, क्यों बताया, कैसे बताया, भाई भंडारे वाली बात बताई कि भंडारे में बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो वहां पे ऊष्मा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तुम्हें क्या लगने लगेगा, भभका। भभके का मतलब गर्मी लगने लगेगी। क्यों लगने लगेगी, क्योंकि सब क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे, और सांस के साथ साथ क्या निकलेगी, ऊष्मा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, देखो इसके बाद में मैंने क्या बताया तुम्हें कि अपन जो ये मतलब खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। देखो इनमें देखो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, कार्बोहाइड्रेट बोल दो या ग्लूकोज बोल दो। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज। दोनों का सूत्र समान होता है भैया ना। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन है, जिसका अध्ययन हम किस में करेंगे, 6 में करेंगे। ठीक है, शाक सब्जियों या वनस्पति द्रव्य, द्रव्य का मतलब देखो यहाँ पे 2 चीज समझेंगे। एक चीज क्या समझेंगे, देखो एक चीज क्या समझेंगे भाई यहाँ पे कि ये होता है द्रव, एक तो होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। द्रव क्या मतलब होता है, पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। और इस द्रव का मतलब क्या होता है, मतलब लिक्विड होता है, जलीय अवस्था में होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शाक सब्जी या वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैंने बताया था तुम्हें, जैसे मान लो कोई रेवड़ा है जहाँ पे मतलब तुमने जैसे मान लो कुछ पटक दिया तो उसके बाद में उसमें से क्या निकलती है, ऊमस निकलती है। ऊमस का मतलब क्या है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या है, वियोजन अभिक्रिया। ये देखो इसमें ये वाला चित्र पूछा था इस बार नहीं पूछा, सॉरी। देखो इसमें क्या कर रही है ये लड़की, इसका नाम है पहेली। क्या है, पहेली। तो ये क्या कर रही है कि इसने मतलब इस परख नली में क्या लिया है, फेरस सल्फेट का विलयन लिया है। क्या लिया है, फेरस सल्फेट का विलयन। कितना हो गए हैं, 7 है। चलो देखो
क्या इसमें क्या किया है, इसने एक परख नली लिया है और इस परख नली में फेरस सल्फेट का विलयन लिया है। क्या लिया है, फेरस सल्फेट का, मतलब इसको अभी क्या बोलते हैं, इसको परख नली बोलते हैं, ठीक है। परख नली बोल दो या क्वथन नली बोल दो। क्वथन नली का मतलब क्या है, एक ऐसी ट्यूब है, एक ऐसी कांच की ट्यूब है जिसको किसी चीज को गर्म करने में लिया जाता है। क्वथन का मतलब क्या होता है, गर्म करना या उबालना, क्वथन करना या उबालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को मतलब किसी चीज को गर्म करने के लिए ये वाली ट्यूब काम में लेंगे जिसको बोल रहे हैं क्वथन नली। क्या बोल रहे हैं, क्वथन नली। दिख रही है सभी को, नहीं दिख रही तो देखो ये वाली, इसको बोलेंगे क्वथन नली। क्या बोलेंगे, क्वथन नली, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्वथन नली, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे भाई, क्वथन नली। देखो इस तरीके से ये जो है इसको क्या बोलेंगे अपन, क्वथन नली बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, फेरस सल्फेट का विलयन लिया, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल, सॉरी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए। क्रिस्टल का मतलब है टुकड़े, जैसे चीनी होती है ना अपने चीनी, उस तरीके से क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब है उसकी ज्यामिति फिक्स होती है, उसकी ज्यामिति क्या होती है, फिक्स, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें क्या किया हमने, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया, ठीक है, ये क्वथन नली ली और हमने इसको क्या किया, गरम किया। क्या किया, गरम। जब हमने गरम किया तो हमने देखा, देखो इसने एक चीज ध्यान से देखेंगे, इसको जब बनाना पड़ेगा तुम्हें तो इसको थोड़ा टेढ़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि इसकी जो गंध है, इसकी जो गंध है उसको मतलब अपनी नाक तक ना पहुंचे। क्यों, क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, तुम बेहोश हो सकते हो या फिर मतलब ऐसी जहरीली गैस हुई तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो इसको क्या करना है, थोड़ा झुका हुआ लेना है। तो गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए, मतलब धीमे से, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से, और अगर थोड़ी सी लेनी है इस तरीके से तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा नहीं लेनी, कहीं ज्यादा ले जाओ पूरे पूरे मतलब पूरी, पता चले वायुमंडल की पूरी ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर, और ऑक्सीजन के साथ साथ ये भी चला गया, है ना। अब दिखाऊंगा तुम्हें छठे चैप्टर में कि मतलब अपने फेफड़ों को किससे प्यार है, ऑक्सीजन से या फिर जहरीली गैसों से। तो जहरीली गैसों से होता है। देखो, क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करें, ठीक है, उसकी तरफ नहीं करना है। कहीं पता चले कि 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी और उसकी तरफ अपन ने क्या कर दिया, उसकी नाक की तरफ कर दिया कि तू लुढ़क यहाँ से पहले, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, बर्नर, जो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। तो देखो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल अपनी परख नली, मतलब फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा सूंघने की सही विधि, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया इसने, हाँ, इसमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली या बर्नर को स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। अब देखो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब फेरस सल्फेट होता है, उसके क्रिस्टल को जब गर्म किया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है। तो देखो अब देखेंगे अपन, ठीक है, आगे बढ़े, इसी में देखते हैं, आगे लिख रखा होगा, देखते हैं। देखो, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या हो जाता है, देखो, हाँ यहाँ पे देखो, फेरस सल्फेट को मैंने तुम्हें बताया था, फेरस सल्फेट को क्या बोलते हैं, Fe, मतलब FeSO4, ठीक है। तो फेरस सल्फेट क्या करेगा, फेरस सल्फेट में क्या होगा भाई, इसके क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। पहले तो कैसा था, हरा था, लेकिन बाद में कैसा हो जाएगा, ये सफेद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सफेद। तो शुद्ध अवस्था में तो कैसा होता है, ये हरा होता है, ठीक है, कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। और उसके बाद में कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो देखो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। हम नहीं सूंघेंगे लेकिन, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या किया, ऊष्मा दी है, यहाँ पे फेरस सल्फेट है, यहाँ पे क्या बन जाता है इसका, फेरिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट है, इसको जब गर्म करेंगे ऑक्सीजन से क्रिया होगी, ये फेरिक ऑक्साइड बना देगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा। ये वाली अभिक्रिया मैंने तुम्हें कराई है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद क्या करता है, प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। देखो, फेरस सल्फेट का अगर सूत्र पूछे तो हमें लिखना है FeSO4.7H2O। ये वाली चीज को ध्यान रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, क्योंकि जब मैं चैप्टर दूसरा करा रहा हूँ उसमें मैं क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या पूछ रहा हूँ और उसमें तुमसे मैं पूछूंगा कि फेरस सल्फेट में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे अपन क्रिस्टल जल क्या है, लेकिन इसकी सूत्र को पूरे को याद रखेंगे। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, FeSO4.7H2O, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 क्या है, गैसें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। देखो, ये था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन ने क्या किया, गर्म किया। क्या किया, गर्म किया, तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब देखो,
वियोजित अनेक प्रमुख इस जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है, विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है। तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट या फिर बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया का, जब वियोजन अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो उसमें से क्या बनता है, तो हम बताएंगे उसको किसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उद्योगों में करते हैं। किसमें करते हैं, उद्योगों में। उद्योगों का मतलब क्या हो गई, इंडस्ट्रीज मतलब फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, फैक्ट्रियों में करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, ये तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। सीमेंट के निर्माण के उपयोग में भी किसको प्रयोग में लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। और ऊष्मीय वियोजन के, ऊष्मीय वियोजन किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ये वाली चीज बता दी थी मैंने, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को क्या करने के लिए, वियोजित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वियोजन अभिक्रिया। देखो लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। परख नली पकड़ने वाला चिमटा मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये क्वथन नली होती है। यहाँ पे क्या लिया इसने, लेड नाइट्रेट लिया और ये क्या है, बर्नर, ठीक है। अब देखो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यहाँ पे भूरे रंग की धुआं निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, भूरे रंग की धुआं निकलती है। ये बात मैंने तुम्हें बताई है, लिखवाई भी है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे देखो, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है, ये वाली अभिक्रिया मैंने लिखाई है तुम्हें, 2PbNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पे अपन ने ताप दिया, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी और ऑक्सीजन गैस बनी थी, ठीक है। जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस थी ये कैसे रंग की थी, भूरे रंग के। यहाँ से पूछता है भाई वो, ठीक है, इसे कैसे रंग की होगी, भूरे रंग की होगी, ठीक है। अब देखो आगे आ जाती है विद्युतीय वियोजन। चलो देखो इसके बाद में अपन है ना कल से पढ़ेंगे, कल में अपन इसका क्या होंगे, पूरे जितने भी क्वेश्चन हो रहे होंगे वो सारे देख रहे होंगे, ठीक है। देखो मैं पूरी चीजें करा रहा हूँ, इस चैप्टर की मैंने कम से कम तुम्हारी 15 क्लासें ले ली है, 6 नंबर का चैप्टर है और मैं चाहता हूँ इस 6 में से एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।